हेलो बच्चों। आप सभी का आपके इस स्टडी जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप सभी का हार्दिक आभार है। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। हम टेंथ का जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और इस टेंथ के सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, साइंस के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी को एकदम इजी वे में पढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो जो है बहुत ही शानदार लगेंगे, एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। और आपको कहीं भी दूसरे किसी ऐप पर, किसी दूसरे कोचिंग में आपको भटकने भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान कंसेप्ट मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, तो देखो, आप सभी के लिए एक मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है टेंथ क्लास का वो लगभग कम हो चुका है, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर हम जानते हैं। तो देखो, जो सिलेबस आपके लिए जो बचा हुआ सिलेबस है, मैं मानता हूं कि आपके जो पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो ही कम हुए हैं, उनमें ही मतलब वो चैप्टर हट चुके हैं। बाकी लगभग मैटर आपका सेम है, कोई ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वो चीजें आराम से समझ जाओगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, साइंस से संबंधित आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को, एक एक चीज को मैं बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा और हर एक कंसेप्ट को यहां क्लास में ही क्लियर करवा दूंगा। भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। सिर्फ ओनली आपको यहां पर फोकस करना है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम हमारा सेशन। साइंस से स्टार्ट करते हैं। अब साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं आप सभी बखूबी जानते हो, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ओनली उस चीज पर आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट करवाने का प्रयास करूंगा जिस पर आपको साइंस में बोरियत फील होती है, आप बर्डन लेते हो। अब ये सोचते हो कि यार साइंस तो पता ही नहीं क्या ही झमेला है ना। ये समझते हो कि यार ये तो साइंस नहीं होनी चाहिए थी। अगर साइंस नहीं होती तो आज हम पता नहीं टेंथ को कैसे पास कर जाते, एट्थ को कैसे पास कर जाते, बहुत अच्छे नंबरों के साथ स्कोर कर पाते। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, साइंस मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपकी मानसिक योग्यता जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको एक्टिव रखते हैं। इन चीजों को बोरियत लेके नहीं पढ़ना है। जब आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर दोगे, हो सकता है हर एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या होता है, एक स्पेशल होता है उसके लिए। उसमें उसको एंजॉय मिलता है, वो खुशी फील करता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वो डिपेंड करता है आपके जो टीचर है उनकी टीचिंग पर, कि उन्होंने आपको किस तरीके से कैसे पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको चलने का प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे कमजोर हैं, जो अपने आप में ये मान के बैठे हैं, देखो कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। एज ए साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये बात विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूं कि बच्चा कमजोर नहीं होता है। हाँ, मानसिक योग्यता किसी की कम और किसी की ज्यादा हो सकती है, पर आप जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, बनाया है जिस भगवान ने, उन्होंने आप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, आप जानते हो साइंस के अंदर कि मिलियंस ऑफ स्पर्म में से, हजारों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु ऐसा होता है जो फीमेल के एग से, अंडे से क्या करता है, फर्टिलाइज होता है, निषेचन करता है। तो आप ये देखो, आप वो उस पर्टिकुलर, उस पावरफुल शुक्राणु की वजह से आपका जन्म हुआ है। तो बेटा कहां से हो सकते हो? वो एक पावरफुल शुक्राणु मिलियंस की संख्या में शुक्राणुओं से क्या करता है, फाइट करता है, उनसे लड़ता है, उनसे एडवांस रहता है, जिसकी वजह से वो जाकर के एग को फर्टिलाइज करता है। आप मान के चलो, जब से आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही आप उन उन शुक्राणुओं की, आप उस शुक्राणु की उपज हो जिन्होंने मिलियंस की संख्या में शुक्राणुओं को डिफीट करके, पावरफुल शुक्राणु जो था वो जाकर के एग से अटैच हुआ। आप जानो, संघर्ष जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। आपके जन्म से ही संघर्ष है। आप उसी शुक्राणु की, उस पावरफुल शुक्राणु की उपज हो। उस पावरफुल शुक्राणु के कारण आपका जन्म हुआ है, जो हजारों मिलियंस की संख्या में, हजारों मिलियंस की संख्या में शुक्राणुओं को डिफीट करके आया, हरा करके आया। तो किसी को कमजोर नहीं समझना है। पर मस्तिष्क की साप किसी का बड़ा छोटा हो सकता है, उससे मेंटल एबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ये मैं भी बोलता हूं, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को बहुत एक तरीके से मान सकते हैं, यानी कि इफ परफेक्ट बना देता है उस चीज में। ठीक है, समझ रहे हो, निपुण मान सकते हो आप उस चीज को। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आज साइंस के बारे में। एक एक चीज बारीकी से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए बात करते हैं। यहां पर हम चैप्टर नंबर, आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर आपका है फर्स्ट। अब सर आप बोलोगे कि सर क्या नाम है उस लेसन का, तो आप याद रखेंगे उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब ये चीज आप एक एक चीज कंसेप्ट में अगर क्लियर करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें आराम से समझ में आएगी बेटा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। यहां पर हम एक चीज देखें तो सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, उसका प्रमाण बता रहा हूं कि किस चीज से आप साबित कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। याद रखें, यदि पदार्थ में अवस्था बदल जाए, क्या बदल जाए? अवस्था बदल जाती है। ध्यान रखेंगे, मेरी एक एक चीजों को ध्यान से सुनेंगे आप। अवस्था बदल जाए, अवस्था में परिवर्तन आ जाए। अब आप बोलोगे कि सर अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? बेटा ठोस से द्रव में बदलना या द्रव से गैस में बदलना, ये अवस्था परिवर्तन है, ये स्टेट्स में परिवर्तन है, चेंज है, ठीक है। दूसरी बात, अगर रंग में परिवर्तन आ जाता है, रंग में क्या आ जाए? परिवर्तन, चेंज आ जाए, तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। दूसरी बात, अगर किसी भी पदार्थ को मिलाने से गैस निकलती हो, गैस का निष्कासन होता हो, गैस का उत्सर्जन हो रहा हो, तो भी बेटा रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। आप जानते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई समस्या तो बोल सकता है कि ये मेरे प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप ये चीज देख सकते हो कि तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने कली, आम भाषा में घरों में हम कली यूज करते हैं, जो दीवारों की पुताई करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने उस कली को पानी में डाला तो क्या होता है कि उस कली को जैसे ही पानी में डालते हैं उससे भाप निकलती है। ये तो बोलोगे कि सर यस निकलती है भाप, तो ये मैंने देखा है, दूसरे ने बोला होगा, ठीक है। दूसरे ने बोला होगा, आपने खुद ने फील किया होगा, कली को डालते ही भाप निकलती है, इसका मतलब उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ताप में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि दूसरी बात अगर बात करें तो तापमान में परिवर्तन आ सकता है, तापमान में चेंज हो सकता है। तो ये कुछ प्रमाण हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती है? पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, नॉर्मल सी बात है। आप जानते हो कि चूना जो है, जो कली जो है, आप जैसे पानी में भिगोते नहीं हो, उससे पहले क्या वो सॉलिड स्टेट में होती है, पाउडर के रूप में है। जैसे आप पानी में डालते हो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, तापमान में परिवर्तन कैसे हुआ, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको अभी नाम लिया चूना, ठीक है, कली की बात कर रहा हूं, मैंने चूना लिया और मैंने इसको किस में डाल दिया बेटा? पानी में डाल दिया। ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा। चूना लिया, पानी में डाला, आप ये जानते हो कि सर चूना तो क्या होता है? सॉलिड, यानी कि ठोस होता है बेटा, ठीक है, ठोस होता है। अब आप ये चीज देखिए, जैसे ही चूने को आपने पानी में डाला तो पानी में डालते ही क्या होगा? ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि चूना भी सर पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब किस में चेंज हो गया बेटा? अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्लियर है? दूसरी बात आइए, तापमान में परिवर्तन कैसे हुआ? ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर जब चूने को मैंने पानी में डाला ना, तो इससे चूने का पानी बना, क्या बना? चूने का पानी बना। ध्यान रखें, चूने का पानी बना, और सर इसके साथ ही बनी उष्मा, उष्मा, ठीक है। समझ आ रही है बात क्या? तो ये चीज ध्यान रखो, तो तापमान में भी चेंज हो रहा है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है। आपने नॉर्मल बात बताऊं यार, नॉर्मल सी बात बताता हूं, ध्यान रखो। अपन क्या करते हैं, वो इनो वाली पूड़ी देखी है, जो बोलते हैं घर वाले बोलते हैं गैस्ट्रिक के लिए मतलब इनो की पूड़ी यूज करते हैं पानी में डाल करके, देखा होगा सभी ने। आप देखना, जब उसको पानी में आप डालते हो तो गिलास ठंडा हो जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर लॉस हो गया। समझते हो ना इस चीज को? तो इसका मतलब तापमान में भी परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी चेंज आ सकता है। दूसरी बात, रंग भी बदल जाता है। जैसे रंग कैसे बदलता है, आप ये देखते होंगे कि मान लो आपने क्या किया, सेब है, आपने सेब को क्या किया? चाकू से काटा,
कुछ समय के बाद में सेब के ऊपर देखना भूरे रंग की परत आ जाती है, बेटा कलर चेंज हो गया। कलर क्या हो गया? चेंज हो चुका है। तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। दूसरी बात, गैस का उत्सर्जन। यस ऑब्वियसली, आप कुछ एक पदार्थों को मिलाओगे तो उनसे गैस भी रिलीज होती है। कैसे पता चलेगा? आप कोई भी एक सोप सॉल्यूशन लो, साबुन का विलयन लो, उसके अंदर पदार्थ को मिला करके उससे एक स्ट्रो पाइप लगा करके उसके अंदर डालो। अगर उसमें गैस निकल रही है, इसका मतलब उस साबुन के जो विलयन जो है उसके अंदर बुलबुले निकल जाएंगे गैस के। समझते हो इस चीज को? तो याद रखें कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ प्रमाण हैं। आप कैसे पता कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? पहला कंसेप्ट, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा कंसेप्ट, ताप बदल सकता है। तीसरा, रंग में चेंज आ सकता है। चौथा, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा रासायनिक जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा की। ठीक है? बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है ना? एकदम चिल काटो, है, आराम से बढ़ो, कोई बर्डन नहीं लेना है। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक शांति से बने रहो। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब ये बोलोगे सर ये रासायनिक अभिक्रिया वाला क्या लोचा है? लोचा नहीं है, डेफिनेशन है। ठीक है? क्या डेफिनेशन है बेटा? देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, मान लो कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है जिनको आप मिला रहे हो, उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? रासायनिक गुणों में जो गुण है उनमें परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो जिस अभिक्रिया में, या वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के कौन से गुण बदल जाते हैं? रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा? रासायनिक गुण का मतलब है कि एक बार कोई नया पदार्थ बन गया तो बन गया। इसका मतलब कि अगर दो पदार्थ मिलाने से कोई तीसरा पदार्थ बना है तो उससे वापस पहले वाले पदार्थ नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ठीक है? लोहे के ऊपर जंग लगता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपने लोहे को पानी में डाल दिया, वायु से संपर्क करेगा, संपर्क होने से उसमें जंग लग जाएगी, वापस वो वैसा लोहा नहीं बन सकता क्योंकि वो संक्षारित हो चुका है। ठीक है? तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसका मतलब रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ, तभी वो पहले वाला जैसा लोहा नहीं बन पाया। उसी लोहे की बात कर रहा हूं जिस पर जंग लगा है। क्लियर है? चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या बता दोगे? ऑब्वियसली आप सभी बोलोगे कि सर आपने जो बताया कि पदार्थों के अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे लिखोगे बेटा? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? चलिए, अभी बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐप मिलेंगे जहां पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाता है। मैं मेरी तरफ से मेरी लैंग्वेज में आपको लिख के दूंगा, एक एक चीज मैं अपने हाथ से लिख के दूंगा। हर एक चीज को मैं एकदम स्मूथली आपको पढ़ाऊंगा। बेटा जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम आप देखना, आप बुक उठा के देखना, जो मैंने कंसेप्ट आपको करवा रहा हूं, जो करवा दिया है, उसमें आपको रात दिन का फर्क मिलेगा। मेरी लैंग्वेज अलग है, मेरा लिखवाने का तरीका भी अलग है, समझाने का तरीका भी अलग है। सिर्फ आपको फोकस करना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। देखिए, यहां से अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें, जैसे मैंने आपको सामने डेफिनेशन जो बोली है आप उसको आसानी से रिटर्न कर सको, या फिर आपके पास ये कंटेंट तो है ही, आप रेगुलर देखिए। ठीक है? देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण का मतलब है कि आप देखो, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? आपने कोई भी एक समीकरण लिख दी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने समीकरण लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इनसे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसे कैसे बन गया? कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा ये भी कैसे बन गया। ठीक है? एक बार ध्यान दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन कोयले को जब आप ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है? अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो आप एक चीज देखिए, किन दो पदार्थों को मिलाया आपने? कार्बन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया। ठीक है? तो रासायनिक समीकरण है ये।
आप इसको क्या बोलोगे? रासायनिक समीकरण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये कार्बन भी पदार्थ है। आप इस पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें देखोगे, जो विजुअल है, नॉन विजुअल है, सारी पदार्थ है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बेटा देखिए, साइड में मैं लिख देता हूं, ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैं आपको बारे में पदार्थ बता देता हूं क्या होता है। यस सर, पदार्थ बता दीजिए हमें तो पहले यही बताओ। लोचा तो यहीं से शुरू होता है कि अगर पदार्थ ही नहीं पता तो सर हम कैसे पता कर पाएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो पदार्थ सारी वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही है पदार्थ है। ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता हो, विजुअल है चाहे नॉन विजुअल है। और दूसरा बेटा उसमें आयतन होता है, वॉल्यूम, आयतन। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और जिनमें आयतन हो। आयतन का मतलब, अब सर हमें आयतन क्या है वो बताओ। आयतन का मतलब बेटा होता है, नॉर्मल सी बात करो, जितना पदार्थ, वस्तु जो है वो क्या घेरे? स्थान घेरे, स्थान घेरती है। वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। जैसे मार्कर की बात करता हूं मैं, है ना। ये ध्यान से देखिए, इसको मैंने क्या किया, कहीं भी रखा। आप इसमें देखोगे सर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है। जैसे मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी आप जानते हो, ये द्रव्यमान है इसका। जैसे भी कहां पर कहीं भी इसको रखूंगा, जैसे मान लो मैंने यहां रखा, तो आप देख पा रहे हो कि सर इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, ये आपके सामने एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर हाँ, इसके अंदर 400 ग्राम 500 ग्राम द्रव्यमान है। इसका मतलब वस्तु के अंदर, पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। दूसरी बात कि सर आप इस बुक को कहीं भी रख दो, जैसे मैंने यहां पर रख दिया तो इसने स्थान ऑक्यूपाई किया ना। आप बता सकते हो कि सर इसको इसके ऊपर रख दिया, लगा दिया, तो इसका मतलब ये बाहर का जितना भी एरिया कवर करेगी, ये वाला एरिया, कहीं भी रख दो इसको, ये एरिया जो है वो इतना ये कवर करेगी ही करेगी। इसका मतलब आयतन, स्थान घेर रही है। तो अगर वस्तु स्थान घेरती है तो उसको आयतन बोलेंगे। तो हर एक चीज, पदार्थ, वे वस्तुएं होती है जिनमें द्रव्यमान और आयतन हो, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब पदार्थ की अवस्थाएं बताता हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर, अवस्थाएं, अवस्थाएं। अब बोलोगे, आप बोलोगे कि सर अवस्थाएं कितनी होती है? ऑब्वियसली बेटा 5 अवस्थाएं होती है। पहली है ठोस, गुनगुनाओ सारे, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, एंड बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। सॉरी, बीईसी आएगा बेटा, एस लिख दिया गलती से। छोटी मोटी गलती तो आप माफ कर सकते हो, ठीक है। बीईसी क्लियर हो चुकी है। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये अवस्थाएं हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये चीजें मैंने आपको नॉर्मल सी एक आइडिया दिया है बेटा, ये चीजें आप 9th क्लास में सीख जाते हो। पर सर हमने तो 9th क्लास पढ़ी ही नहीं, कैसे सीखेंगे सर? नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 9th में बच्चा ऐसे सोचता है कि जाने दो यार, आगे देखेंगे बोर्ड में, बोर्ड में पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाले पीछे वाले से देख दाग के पास हो जाएंगे, है यही मन में है। ऐसा नहीं करना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। इन फ्यूचर आप क्या करोगे उसके लिए एक आपको एक क्या बनाना है, एक रूपरेखा बनानी है, एक फॉर्मेट तैयार करना है कि वास्तव में हमने पढ़ा है। बेटा मेरे साथ जुड़े रहोगे, अपने साथी वाले बच्चों को मोटिवेट करोगे कि ये सर पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पढ़िए, आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो ही आप दूसरे को गाइड कीजिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चों से ऑनलाइन कोर्स के नाम पर बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं बेटा। हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो एरिया के जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पे नहीं कर पाते हो इतना पैसा, 1000 1500 2000 3000 कर पाते हो, परंतु बात ये है कि हम उस लेवल पर नहीं है। हमारा लेवल जो है उस हिसाब से हम ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी मजबूरी है ये। इसलिए आपके लिए एकदम बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन, मात्र
नॉर्मल से चार्ज के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसका फायदा उठाइए। अपने माता पिता के जो सपने हैं, आपके बोर्ड में जो भी नंबर आने हैं, उनका नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी इस मुहिम में मैं कदम से कदम बढ़ाकर आपका साथ दूं। ठीक है, तो मेरे पर विश्वास रखिए, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और एक एक चीज को आराम से क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। यहां पर हम बात करें रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन की, तो बेटा देखिए, रासायनिक समीकरण में जो भी चीजें आपको दिख रही है पदार्थ है। आप ये बता दे सकते हो ना बेटा, ठोस है तो भी पदार्थ है, पानी के रूप में है तो भी पदार्थ है, गैस के रूप में है तो भी पदार्थ है, प्लाज्मा, बीईसी, ये सारे ही पदार्थ हैं। विजुअल है, नॉन विजुअल है। आप गैस को नहीं देख सकते, ऑब्वियसली है, नहीं देख सकते, पर पदार्थ तो है। आप इस मार्कर को देख पा रहे हो, पदार्थ तो है, सॉलिड है, इसका मतलब पदार्थ है। ध्यान से देखिए, ये सारे पदार्थ हैं। तो रासायनिक समीकरण में अगर पदार्थ जो है उनको क्या करें अपन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर पदार्थ को हम किसके रूप में लिख दें, प्रतीक के रूप में लिख दें। समीकरण को देख के बताना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बोलोगे कि सर कौन से प्रतीक, जैसे बेटा कार्बन को मैंने क्या लिख दिया, सी। कार्बन को मैंने क्या लिख दिया, सी। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, आप नाम बोलते हो एप्पल और आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ये प्रतीक है, बोला आपने, उसका प्रतीक लिख दिया ए। इसी प्रकार से कार्बन है, इसका मैंने प्रतीक लिख दिया सी। ठीक है, चलिए, प्रतीक के रूप में लिखा पदार्थ को, और किसके रूप में लिखा, अणु, अणु के रूप में, अणु सूत्र के रूप में, अणु सूत्र के रूप में लिख दिया। पदार्थ का कोई जैसे ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है, तो इसको मैंने अणु सूत्र में लिख दिया, O2 के रूप में लिखा। ठीक है सर, ये बात आपने सही बताई। उसके बाद में आपने किस में लिखा, साइन के रूप में लिखा, साइन के रूप में। ठीक है, कैसे, अब आप इस चीज को थोड़ा सा अलग रखेंगे कि मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर समीकरण में पदार्थ को प्रतीक के रूप में, अणुसूत्र में या साइन के रूप में, साइन के रूप में, चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो समीकरण कौन सी कहलाती है, रासायनिक समीकरण। लिख देता हूं, वह समीकरण, ध्यान रखेंगे, वह समीकरण जिसमें, जिसमें किसको, पदार्थों को, पदार्थों को किस रूप में, प्रतीक, अणुसूत्र व साइन के रूप में लिखते हैं या दर्शाते हैं या लिखा जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर है? देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया, पदार्थ के अगर रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और वह समीकरण जिसमें पदार्थ को प्रतीक, अणुसूत्र और साइन के रूप में लिखा जाए, वो रासायनिक समीकरण है। केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता हो, आयतन का मतलब जो स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ बोलेंगे। 5 अवस्थाएं मैंने बता दी, बस कुछ नहीं है, या डेफिनेशन ही तो है, डरना नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। फोड़ के आएंगे एग्जाम को, हमारे सामने तो बस ला दो कॉपी, आराम से सारा का सारा मैटर हम क्लियर कर देंगे, अगर हमारे अंदर कुछ है तो। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। अब की बार साइंस में नंबर लाने हैं 90+। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, सारा पॉसिबल होगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं रासायनिक अभिक्रिया के भाग, रासायनिक अभिक्रिया के भाग, के भाग। बेटा रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने होते हैं? अब आप बोलोगे कि सर कितने होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। हमें पता होता तो यहां क्यों आते हैं? घर बैठ के आराम से चादर तान के सोते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। 10वीं क्लास में पढ़ना ही नहीं पड़ता, रात भर जागना नहीं पड़ता, अगर हमें पता होता तो। इसीलिए तो यहां आए हैं, है ना, तभी तो मेरे साथ जुड़े हो। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, ये देखो बेटा,
रासायनिक अभिक्रिया उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट, और दूसरा भाग होता है उत्पाद। तो कितने भाग होंगे? दो भाग, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अब आप ये बोलोगे कि सर अभिकारक का कोई दूसरा नाम भी है क्या? यस है। जैसे आपको घर में क्या करते हैं, बबलू, बबलू बोलते हैं, या बबलू तो बोलते नहीं आजकल, वो नाम थोड़ा ओल्ड फैशन का हो गया। जैसे घर में बोलते हैं आपको, मान लो कोई भी सुनील, ठीक है, कुछ भी बोलते हो, घर घर पे क्या बोले? पप्पूड़ो, है ना? समझ रहे हो बात, मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी घर के नाम, मांडियो, कोई कुछ भी नाम, कुछ भी नाम जो भी घर वालों को जो सुटेबल लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं, वो आपके नाम बोलते हैं। छोटियो, मोटियो, कुछ भी नाम, कालियो, दौड़ियो, ठीक है। परंतु स्कूल के अंदर आपका स्पेसिफिक बढ़िया नेम है, सुनील कुमार, पवन कुमार, जो भी आपका जो नाम है वो है। तो इसका मतलब इसका भी कोई अलग नाम है। इसका नाम जो है, इसका वो आपकी तरह नहीं है कालिया पीलिया, इसका नाम है क्रियाकारक, क्रियाकारक रिएक्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद को बोलते हैं क्रियाफल, क्रियाफल, प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सर अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं। अभिकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या ले रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान ध्यान रखो आप। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। सर ठीक है, आपकी बात मानते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे फिर? उत्पाद कहते हैं अभिक्रिया होने के बाद जो बनेंगे वो सारे उत्पाद हैं। तो लिख देंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ। देखो कितना शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभिक्रिया होने के बाद, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है ना मेरे को, इतनी मेहनत तो मेरे से मत करवाओ। थोड़ी बहुत तो आप भी कर सकते हो कि सर हाँ कर सकते हैं हम, इतने तो समझ चुके हैं कि कर सकते हैं, इतनी मेहनत तो क्या करोगे आप? ये करोगे कि सर आपने हमें बताया कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक कहलाते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। वीडियो को पॉज कर करके लिख लिया करो, नोट्स बना लो आराम से, ठीक है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के या अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लिख देता हूं एक साइड में, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑब्वियसली सर अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी बात, इधर वाली की डेफिनेशन क्या लिख देंगे? वे पदार्थ सेम रखेंगे जो अभिक्रिया होने के, मेरे साथ गुनगुनाओ सारे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं, अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। देख लो देख लो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले लो। ठीक है, आ जाऊं वापस अगर आपकी परमिशन हो तो। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अभी देखिए मैं एक थ्योरी बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक कुश्ती चल रही है, ठीक है, दो पहलवान है, कुश्ती में भाग कितने ले रहे हैं? दो पहलवान। तो क्या होंगे? उनको अभिकारक मान लेंगे। दोनों पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई, यहां पर अपन क्या हो रही है? अभिक्रिया। दो पदार्थ लिए, उनमें अभिक्रिया होगी, वहां कुश्ती का नाम दे रहे हैं। दो पहलवानों के बीच में कुश्ती हो रही है, उसको अभिक्रिया नाम देंगे अपन। अब दोनों लड़ेंगे आपस में, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या होगा? एक जीतेगा, उस जीतने वाले को जो कुश्ती के बाद बना या कुश्ती के बाद जो जीता वो उत्पाद होता है। समझ आ रही है बात? तो अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जैसे आप घर में दो देसी 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 भाषा में पढ़ाता हूं। जैसे आपने क्या लिया? आटा लिया, पानी लिया, ठीक है, रोटी बनानी है आपको, मान लो आटा लिया, पानी लिया, उसको क्या किया? पहले मिक्स किया,
और उसको अच्छी तरीके से गूंथ लिया। उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बना करके पेड़े बना करके उसके बाद में रोटियां लगाई, और रोटियां लगाने के बाद रोटी तैयार हो गई। इसका मतलब प्रोडक्ट के रूप में आपके पास रोटी है, उत्पाद के रूप में, और आपने यूज किन किन को किया, आटा, पानी या नमक जो भी है। तो जो रोटी बनाने में यूज हुए वो अभिकारक है, जिन्होंने रोटी बनाने में भाग लिया वो अभिकारक है, आटा, पानी, नमक जो भी है। और जो बना लास्ट में अभिक्रिया होने के बाद वो क्या है, उत्पाद है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले उत्पाद। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर है, हो चुका होगा, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन। आ जाओ दोबारा देखते हैं। ये तो हो गई ये वाली बात। अब ये बोलो कि सर अब आप हमें ये बताओ कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके अंदर कुछ एक चीजें आती है, एक शब्द समीकरण होती है और एक सूत्र समीकरण होती है। देखिए ध्यान से, रासायनिक समीकरणें दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होते हैं बेटा, दो प्रकार की। अब आप बोलोगे कि सर कौन कौन सी होती है, देखिए इनके प्रकार। एक होती है शब्द समीकरण। कौन सी होती है, शब्द समीकरण। देखिए ध्यान से, शब्द समीकरण। साइंस को एकदम इजी बना दूंगा मैं आपके लिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेरा विश्वास रखा, आप बोर्ड पे ध्यान रखते हो, मैंने जो बोल दिया वो ध्यान से सुनते हो, तो साइंस को एकदम क्लियर बना दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। उम्मीद करता हूं ऐसी मैं। चलिए सेकंड, दूसरा टाइप है सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हुए, कौन कौन से, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। ठीक है सर, अच्छी बात है आपने बताई। शब्द समीकरण में क्या होगा, जो भी समीकरण है उसमें जो भी पदार्थ होंगे यूज कर रहे हो आप, उनको शब्दों में लिखा जाता है। किसमें लिखे जाएंगे, शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में लिखते हैं, पदार्थों को किस रूप में लिखते हैं, शब्दों में। तो ऐसी समीकरण क्या कहलाएगी, शब्द समीकरण। और जिस समीकरण में पदार्थ को किस रूप में लिखा जाता है, सूत्र, अणुसूत्र के रूप में, जिसमें पदार्थ को या तो सूत्र के रूप में, जिसको आप अणुसूत्र बोल सकते हो, या फिर प्रतीक के रूप में लिख दो। किस रूप में, प्रतीक में। वो होती है सूत्र समीकरण। बताऊं डेफिनेशन, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपको डेफिनेशन देते हैं। जैसे शब्द समीकरण किसे कहते हैं, सर हमें पता नहीं है, हमें नहीं लिखना था, हम एकदम भूखड़ हैं, हमें नहीं पता कैसे लिखना है, तो ध्यान दे लीजिए, मैं लिख के बता देता हूं। शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो लिख लेना बेटा, वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें, मेरे साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा इसको देख करके, वह समीकरण जिसमें पदार्थों को शब्दों में लिखा जाए, शब्दों में लिखा जाता है, वो समीकरण कौन सी कहलाती है, ऑब्वियसली सर शब्द समीकरण कहलाती है। आपने बता दी, बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा। दूसरी बात, इधर देखो, दूसरा भी लिख के देखो, ठीक है, कैसे लिखोगे ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख दो, वह समीकरण जिसमें पदार्थों को किस रूप में बेटा, सभी ध्यान से देखिए, अणुसूत्र और प्रतीक में लिखा जाता है। ठीक है, वह समीकरण जिसमें पदार्थ को अणुसूत्र व प्रतीक में लिखा जाता है, प्रतीक में लिखा जाए या लिखा जाता है, लिखा जाता है, ऐसी समीकरण को अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सूत्र समीकरण बोल देंगे। लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है, एक शब्द समीकरण है, दूसरी सूत्र समीकरण है, जिसमें शब्दों में लिखा जाए वो शब्द समीकरण है, जिसको सूत्र, अणुसूत्र, प्रतीक में लिखा जाए वो सूत्र समीकरण है। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं क्या, चलो देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कैसे बताते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं शब्द समीकरण, और इधर मैं लिख रहा हूं सूत्र समीकरण। इधर मैं क्या लिख रहा हूं, सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण।
ध्यान दे। अब शब्द समीकरण के अंदर क्या होगा बेटा, शब्दों में लिखेंगे पदार्थों को। जैसे एक लिख रहा हूं समीकरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जो भी पदार्थ है, मैंने बताया आपको ये सारे पदार्थ हैं, तो अब ध्यान से यह देखेंगे आप लोग कि यहां पर कार्बन है, तो सर मैंने सी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, कार्बन शब्द लिख दिया। इस सी का मैंने क्या लिख दिया, कार्बन लिख दिया। प्लस का प्लस लिखा मैंने सर, O2 का मतलब मुझे पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर एरो का निशान, और फिर मैंने लिख दिया CO2 का अपन क्या बोलते हैं, कार्बन। सी का मतलब होता है कार्बन, डाई होता है दो के लिए बोलते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, तो इसके लिए डाई लिखते हैं, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, ये लो, ये शब्द समीकरण है। देख लो इन पदार्थों को शब्दों में लिख दिया, तो ये कौन सी समीकरण हुई, शब्द समीकरण हुई। एक नंबर थी समीकरण। दो नंबर समीकरण की हमने बात की, तो आप बता सकते हो कि सर सूत्र समीकरण क्या है, ये ही सूत्र समीकरण है, इसको अपन सूत्र समीकरण बोलेंगे। जैसे कार्बन को मैंने क्या लिखा, इसको दोबारा देख लेते हैं। कार्बन को मैंने सी प्रतीक से लिखा, ऑक्सीजन को O2 अणु से लिखा, एरो का निशान लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 में लिख दिया। तो ये कौन सी समीकरण हुई, जिसमें प्रतीक अणु सूत्रों के रूप में पदार्थों को लिखा जाए, वो सूत्र समीकरण होती है। तो इसको अपन बोल देंगे सूत्र समीकरण। लिख दूंगा मैं इसके नीचे, ये सूत्र समीकरण है आपकी, सूत्र समीकरण कोई भी हो सकती है यहां पर, और इस वाली को बोल देंगे शब्द, शब्द समीकरण। जिसमें शब्दों में लिख दें वो शब्द समीकरण, जिसमें सूत्र अणुसूत्र में लिखा जाए वो कौन सी समीकरण है, सूत्र समीकरण। क्लियर है, चलिए हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं संतुलन के आधार पर। देखिए ध्यान से, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होते हैं संतुलन के आधार पर। अब आप ये बोलोगे कि सर संतुलन के आधार पर कैसे, बेटा दो प्रकार की समीकरण होती है। एक नियम आता है रासायनिक समीकरण का, महत्व बताता हूं पहले मैं आपको, रासायनिक समीकरण का महत्व, कि समीकरण का महत्व क्या है, क्या महत्व है इस समीकरण का, जो आप लिखते हो वो समीकरण का महत्व क्या है। ध्यान से देखें बेटा, रासायनिक समीकरण का महत्व यह है कि रासायनिक समीकरण में एक नियम का पालन किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, रासायनिक समीकरण जो है वो इस नियम को फॉलो करती है, इस नियम का अनुसरण करती है, याद रखेंगे ये महत्व है। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ध्यान रखा जाता है, ये महत्व में लिख दोगे अगर आ जाए तो। एक नंबर में क्या लिखोगे कि रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ध्यान रखा जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण क्या है, यह ध्यान रखें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, या फिर यह नियम बताता है कि इस नियम के अनुसार, लिख रहा हूं मैं, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को नहीं सृजन कर सकते हैं, सृजन का मतलब बना सकते हैं, सृजन व नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह नियम बताता है। सृजन का मतलब ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यह नियम बोलता है, संरक्षित रहता है। ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान का, दो ही चीजें याद रखनी है बेटा, दो ही चीजें याद रखनी है, ना तो द्रव्यमान को सर्जन कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर द्रव्यमान है तो उसको कभी भी, जैसे मान लो आपका द्रव्यमान है, जैसे मान लो 40 किलो है, आप ये बोलो सर मेरे में द्रव्यमान कहां है, मेरे में तो भार है 40 किलो, बेटा वो भार नहीं है,
वो है द्रव्यमान। भार न्यूटन में होता है, ध्यान रखें। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। ये चीजें भी आप 9th से पढ़ चुके होंगे, साइंस को आपने बर्डन से लिया है। जैसे मान लो आप कभी बोलते हो कि सर हमारी भैंस जो है वो क्या देती है, 4 किलो दूध देती है। बेटा वो 4 किलो दूध नहीं होता, लीटर को हमेशा सॉरी लिक्विड को हमेशा लीटर में मापा जाता है। तो जो भी है उनको अपन लीटर में मापेंगे, 4 लीटर बोल सकते हैं, ना कि किलो। हमने साइंस को सिर्फ ऐसे ही पढ़ के रखा है। ठीक है। अब बात करें, आपसे मैं ये पूछ लूं कि आप में वजन कितना है, तो आप क्या बोलो, सीधा बोलो सर मेरे में 45 किलो वजन है। बेटा वो भार नहीं है, वो आपका द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान को, आप में 45 किलो वजन है, या सॉरी द्रव्यमान है, तो आप इस द्रव्यमान को 45 किलो, अगर आपका यहां द्रव्यमान है तो आप चंद्रमा पर भी जाओगे तो भी 45 किलो का ही रहेगा। भार कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। वो किसी पिंड का, किसी भी जो है ग्रह जो है उसका ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, तो भार अलग अलग हो सकता है, पर द्रव्यमान कभी ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब आप ये बोलोगे कि सर मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊं, कमजोर हो जाऊं, तो द्रव्यमान मेरा कम हो जाएगा। हाँ, बोल सकते हो ना। पर एक, अब बात कर रहा हूं एक ऐसे पिंड की बात कर रहा हूं जिसके अंदर मान लो 40 किलो है द्रव्यमान है, तो उसको आप कहीं भी ले जाओ। एक ह्यूमन की बात नहीं कर रहा मैं। ह्यूमन के अंदर तो द्रव्यमान कम ज्यादा होता रहता, आप 5-10 दिन खाना नहीं खाओगे, आपका द्रव्यमान कम हो जाएगा। पर एक पर्टिकुलर पिंड की अगर मैं बात करूं, 40 किलो का पिंड है, कोई भी चट्टान है, पत्थर का टुकड़ा है, उसको कहीं भी ले जाओ, उसका वजन उतना ही रहना, उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में मानकर चले तो याद रखें कि अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया को कंसीडर करके, अभिक्रिया को मानकर चलें तो इस नियम को कैसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट कर सॉरी, ये देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, कंसीडर करता हूं। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व, अभिकारक व उत्पाद दोनों में, उत्पाद में तत्वों के, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संख्या समान रहती है। अब आप बताओगे सर ये रटना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, रटना तो है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैं आपको समीकरण से समझा दूंगा। दोबारा देखिए, अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद, दो चीज याद रखनी है, अभिकारक, उत्पाद, तत्व और परमाणु, बस। अभिकारक, उत्पाद, और किसके? तत्वों के, क्या? परमाणु, क्या रहते हैं? संख्या समान रहती है। वह अभिक्रिया या अभिक्रिया के दौरान ना तो अभिकारक के अंदर जो परमाणु है या उत्पाद में जो परमाणु है उनमें कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे बेटा ऑक्सीजन, यहां देखिए, जैसे मैंने एक समीकरण लिखता हूं, मैं यहां पर अभी समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी एक को ले रहा हूं मैं, एक बार बाद में देखेंगे, अलग अलग समीकरण देखेंगे। कार्बन देखो बेटा, यहां पर तत्व है, इस तत्व के परमाणु कितने हैं? क्या आप बोलोगे सर एक है। यहां देखो बेटा कार्बन कितने हैं? एक है, तो इसके परमाणु भी एक ही है। यहां पर नॉर्मल सी बात करते हैं, तत्व के परमाणु सेम है। यहां ऑक्सीजन जो है तत्व, उसके परमाणु दो है, और यहां कितने हैं परमाणु? दो है। तो देखो ऑक्सीजन के भी चेंज नहीं हुए, दो है। कार्बन के भी क्या नहीं हुए? चेंज नहीं हुए। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान जो भी तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी तत्व हैं, उनके जितने भी परमाणु हैं वो अभिकारक में भी उतने ही थे, उत्पाद में भी उतने ही रहेंगे, उनमें कभी भी चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर हो जाता है तो हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, तब कंसेप्ट आता है समीकरण को संतुलित करने का। इस नियम के आधार पर समीकरण को संतुलित करने का कंसेप्ट आया। द्रव्यमान अगर संरक्षित रहता है, परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में अगर समान रहती है, तो संतुलन हो रहा है। अगर संतुलित नहीं है, परमाणु की संख्या समान नहीं है, आप लिखते टाइम जब लिख रहे हो, तो इसका मतलब आपको संतुलित करना पड़ेगा। और वो विधि कौन सी है? अनुमापन विधि। कौन सी विधि है? अनुमापन विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड।
पहले जो बुक लगती थी उसके अंदर लिखा हुआ था हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। अब लिखा हुआ है अनुमापन विधि। तो ध्यान रखें, एक ही बात है, वो हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये चीज? ये नियम स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चले, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। करें क्या? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए संतुलन। अब मैं रासायनिक समीकरण को थोड़ा संतुलित करने का कंसेप्ट आपको बता देता हूं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। समीकरण का संतुलन, समीकरण को संतुलित करना, को संतुलित करना, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि समीकरण में जो भी परमाणु है, अभिकारक में हो, उत्पाद में हो, उनकी संख्या समान रहती है, उनकी कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बता रहा है। तो हमें इस समीकरण को संतुलित करना भी सीखना पड़ेगा। हो सकता है बाई चांस हमने लिखी वो समीकरण असंतुलित हो। अब ये बताओगे कि सर संतुलित है असंतुलित क्या है, उसका कंसेप्ट मैं अंदर ही बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे आपकी बुक का ही एक मैं उदाहरण यहां पर अगर आपके सामने रखूं तो आपके सामने ये देखेंगे कि समीकरण को संतुलित करने का कंसेप्ट क्या है। फेरस को जब आप जल में डालोगे तो Fe2O4 बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखिए, फेरस को जब आप किस में डालेंगे, जल में डालेंगे, H2O, तो क्या बनेगा, Fe3 फेरिक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब आप बोलोगे कि सर फेरस को जल में डाल दिया तो फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड बन गया, यानी कि जंग बन गई, और जंग बनते ही इसके साथ बना हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी बेटा, हाइड्रोजन गैस बनी। तो आप बता सकते हो कि सर इसको समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं? आप कैसे बताओगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है? ठीक है, करें बात। देखिए अब यहां पर मैं एक एक चीज बताऊंगा बेटा। समीकरण को संतुलित करना भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, और बहुत बार पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है। चलिए मेरे साथ आइए, सारे संतुलित करना सीख जाएंगे आराम से। यहां पर फेरस है तो बेटा किसी भी तत्व या यौगिक के पीछे आप कुछ नहीं लिखोगे, आगे ही लिखना है। यहां भी ये यौगिक है तो इसके आगे लिखोगे, पीछे कुछ नहीं लिखोगे। यहां ये अणु है, इसके आगे नहीं लिखोगे, सॉरी पीछे नहीं लिखोगे, आगे लिखोगे। अब बात ये रहती है कि सर कैसे पता चलेगा ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है? ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान देंगे। मैं एक यहां पर लिख रहा हूं, एक तत्व लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके बाद में लिख रहा हूं मैं परमाणुओं की संख्या। क्या लिख रहा हूं, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, समझ आ गई बात? तत्व लिखा, परमाणु की क्या लिख दी मैंने, संख्या लिख दी। जैसे अभी मैं अभिकारक की बात कर रहा हूं, उसके बाद में मैं उत्पाद की भी बात करूंगा। ऐसे ही पहले अभिकारक को लेकर के चलता हूं मैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे बना के नहीं आना है वहां पेपर में, आप बनाने लग जाओ, बनाना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे तत्व यहां पर क्या है बेटा, फेरस आयरन का क्या है, Fe। आप इसके अंदर परमाणु बताओ अभिकारक में कितने हैं, इसके आगे कुछ एक दो कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक ही है ये, तो इसके परमाणु की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, इधर आ जाओ हाइड्रोजन। सर दूसरा तत्व भी हमारे पास है। अब बोलोगे कौन सा, तो कौन सा है आपके पास? अब बताओगे सर आपने जो हाइड्रोजन लिखा है वो एक तत्व है, आवर्त सारणी में जानते हैं अपन, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब ये बताओगे कि सर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या लिखा है ना यहाँ, कितने परमाणु है, तो बताओगे सर इसके नीचे दो लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु है, तो आप लिख दो यहां पर दो। अब दूसरा एक रह गया ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन तत्व जो है उसके परमाणु कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितने परमाणु है, एक परमाणु है। ठीक है, वर्णन नहीं हो रहा ना, नहीं होगा, समझते जाओ एक एक चीज को। चलिए उसके बाद
अपन देखें, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार फिक्र मत करो आप, है ना। मैं खड़ा हूं ना, टेंशन मत लो आप लोग। बस यहां लिख लो कितने परमाणु हुए टोटल, बताइए कितने हुए। दो, एक, दो, तीन और एक, चार। चार परमाणु। ठीक है, अब इधर मैं लिखूंगा नहीं, सीधा डायरेक्ट इसके जस्ट सामने लिखूंगा। अब बताओ बेटा कि Fe के कितने परमाणु हुए यहां पर। Fe जो तत्व है, उत्पाद की बात कर रहा हूं, ये इसके बात कर रहा था मैं, अभिकारक। अभिकारक की बात कर रहा हूं, ये अभिकारक होते हैं इधर वाली साइड वाले। ये मैं बता रहा था, बताया नहीं, पर बता दूंगा मैं भी जस्ट आगे। अभिकारक। और इधर वाली साइड वाले क्या होते हैं, तीर के निशान के इधर वाले उत्पाद। तीर का निशान कौन सा, ये। ठीक है, ये उत्पाद है। उत्पाद के अंदर आप एक चीज देखें, Fe के कितने परमाणु हैं। Fe के देखो, इसके नीचे तीन लगा हुआ है, इसका मतलब तीन परमाणु है। दूसरी बात, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 नंबर पे क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन लिखा गया। चलिए हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन। इसके कितने परमाणु है, देखिए दो है, तो इसके लिए भी मैंने लिख दिया दो है। नेक्स्ट बात क्या है बताओ, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तीन है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ। देखो बेटा, यहां पर चार और यहां पर आठ, इसका मतलब परमाणु की संख्या समान नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, चाहे अभिकारक हो चाहे इधर वाले उत्पाद हो, इनमें परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। नियम याद हो गया। अभिकारकों में, उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या रहती है, तत्वों की हमेशा समान रहती है। ये तत्व है, इन तत्वों के जितने परमाणु है, जैसे फेरस का एक परमाणु है तो इधर भी एक ही होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन के दो परमाणु है तो इधर भी दो ही होने चाहिए। इस तरीके का कंसेप्ट है, अगर नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। पर यहां पर चार है, यहां पर आठ है, कई बार ये दोनों सेम आ जाती है, समझ रहे हो क्या, दोनों सेम भी आ जाता है, पर यहां सेम होने जरूरी है कि यहां फेरस एक है तो यहां भी एक होना था, या यहां तीन है तो यहां भी तीन होने चाहिए। जरूरी नहीं है एक को तीन को एक बना सकते हो, नहीं बना सकते, तीन को एक को तीन बना सकते हो, इस तरीका कंसेप्ट नहीं है। बड़ी संख्या है उसको कंसीडर करना, उसको देखेंगे, उसको देख करके हम उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहां तक क्लियर होगी। तो यहां समीकरण संतुलित नहीं है, इसका मतलब यह समीकरण कौन सी है, असंतुलित है। इस समीकरण का नाम क्या दे देंगे, असंतुलित समीकरण। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, लिख लोगे डेफिनेशन, मैं बोल रहा हूं। इसका दूसरा नाम भी है कंकाली समीकरण, स्क्लैंटन इक्वेशन। हार्ड मास नहीं हो तो वो क्या होता है, कंकाल। हार्ड का बना हुआ कंकाल ही होता है, मांस मूस नहीं हो तो कंकाल मानेंगे उसको। इसके अंदर भी नहीं है, पूरा नहीं है। हमारा शरीर कब बोला जाता है, जब इसके अंदर हड्डियां भी हो, मांस भी हो, सारी चीजें हो, तब ये शरीर बनता है। अगर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां, उसको क्या बोलेंगे, कंकाल। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है ही नहीं, कमी है इसमें। अगर हमारे शरीर में कमी है, इसका मतलब कंकाल मानेंगे हम। तो यही बात है समीकरण, ये समीकरण असंतुलित है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की जो संख्या है वो समान नहीं हो, ये नहीं है, इक्वल नहीं है, ये दोनों परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो वह समीकरण संतुलित नहीं होती, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित। चलिए समीकरण को संतुलित करना सिखाता हूं मैं, दोबारा लिख दूं, चलिए दोबारा लिख देता हूं मैं। जैसे आपके सामने थी Fe प्लस, क्या लिखें, H2O। लोहे को किस में डाल दिया, जल में डाल दिया, इसका बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस में बन गया H2। ये देखिए, अभी देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, यहां सबसे पहले आप जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु उसको उठाया करो। आप एक चीज ध्यान रखें, इनके ये बनाने नहीं है बॉक्स बॉक्स, मैं बता रहा हूं सिर्फ नॉर्मल सी बात। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर फेरस लगा हुआ है, यहां एक है यहां तीन है। बेटा यहां कितने हैं, तीन है, दोनों में बराबर होने चाहिए। यहां तीन है तो क्या करेंगे, सर तीन आप यहां तो मेरे को लगाने नहीं दोगे, तो कहां लगा दें, सर आपने बताया था कि इसके आगे लगा सकते हो, तो मैंने लिख दिया तीन। अब बेटा फेरस भी तीन हो गया, यहां भी तीन है, तो फेरस का काम खत्म। मैं इधर लिख रहा हूं जिसका काम पूरा हो गया, खत्म हो गया, उसका मैंने लिख दिया तीन हो गए, ये तो पूरे होंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब दूसरी बात कि सर यहां ऑक्सीजन चार है और यहां ऑक्सीजन एक है, तो मैं चार बना सकता हूं बेटा, यस।
सर बोलोगे सर मैं बना सकता हूं, यहां 4 लिख दूं? नहीं बेटा, पीछे तो लिखना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 इधर लिख देता हूं। कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, नहीं हुई। ऑक्सीजन देखिए इसके गुणा में है तो ऑक्सीजन 4 हो गए। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ऑक्सीजन का भी काम खत्म, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4। बचा क्या, फेरस हो गया, ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है बेटा, 2। और इधर कितने हैं बेटा, आप बोलोगे सर 4 ही तो है, या फिर बोलोगे सर 2 ही तो है। नहीं, ये नीचे वाला जो लगा होता है ये आगे वाले के गुणा में होता है। तो 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8। और 8 करने के लिए इसको 8 कर सकता हूं क्या मैं, क्या करूं ऐसा कि 8 हो जाए। आप सभी को पता है कि सर अगर आप इसको 4 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 हो सकता है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहां 4 दुआ 8 हो गया, ये भी 4 दुआ 8 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन के भी इधर भी 8 है और उधर भी कितने हैं, 8 है। अब देखिए जरा, चेक करते हैं। और कुछ रहा ही नहीं, इतने ही थे। तो अपन लिख देते हैं सरफेरस, एक तत्व था हाइड्रोजन, एक तत्व था ऑक्सीजन। अब इनमें क्या क्या चेंजेज हुए वो देखिए। फेरस में यहां कितने हो गए, 3। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 दुआ 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये 4 से मल्टीप्लाई है तो 4। ठीक है सर। आगे देखिए, इधर वाली साइड उत्पाद की तरफ देखिए। फेरस लिख दो, उसके बाद में हाइड्रोजन हमने लिखा, उसके बाद में ऑक्सीजन लिखा। चलिए बताइए। अब इधर देखिए, फेरस के कितने हैं, 3 लगा हुआ है, 3 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है और कुछ नहीं है। और 4 दुआ 8, इसके 8 है। अब आप इसको काउंट कीजिए, अब आप इसको क्या कर लें, काउंट कर लें। देखिए 3 और 4 7, 7 और 4 11। इधर देखिए, यही हो क्या, या गड़बड़ हो गई कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बताया नहीं, ये 8 हो गए ना हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हुआ। अब बताइए आप लोग कितने हुए, 8 3 11 और 5 15, 11 और 4 15। इधर देखिए 11 और 5 4 15, तो आ गए ना बराबर। अभिकारक में तत्वों के ये तत्व है और ये परमाणु है। डेफिनेशन याद करवाता हूं, वो देखो, ये परमाणु है, इधर वाले सारे परमाणु, इधर वाले सारे क्या है, तत्व। तो तत्व के जो परमाणु है ये सारे परमाणु है, और इधर वाले भी क्या है, वही है तत्व, और इधर वाले क्या है, सारे के सारे परमाणु। तो आप देखिए डेफिनेशन कैसे याद होगी। वह, यानी कि अपन क्या बोल रहे थे, समीकरण ये संतुलित है। अब ये समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण। समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। एक एग्जांपल करना दूंगा आपको मैं, ध्यान रखें। ये समीकरण संतुलित है तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह समीकरण जिसमें ये इधर वाले क्या है, अभिकारक। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और इधर वाले क्या है, उत्पाद। नाम बोलो। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या रहे, समान रहे। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का परमाणु क्या रहे, समान रहे, वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूं। आप बोलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें 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 अभिकारक व अभिकारक व उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संख्या समान रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये कौन सा मेथड है, इस तरीके से मैं समीकरण को संतुलित कर रहा था, इस मेथड, इस विधि का नाम है, याद रखें, समीकरण को संतुलित करने की विधि है, उसको बोलते हैं अनुमापन विधि। हो सकता है पूछ ले 1 नंबर में, अनुमापन विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
एक समीकरण और देता हूं मैं, अगर आप ऐसे संतुलित होता है तो देख लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा H2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जल को मिलाया, इससे बना H2। करके करके दिखाइए सारे, अगर कर पाते हो तो। कैसे करोगे? वही बात, कंसेप्ट वही लगाना है अपने को। देखिए वो लिखने की जरूरत नहीं है अब। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। इधर देखो कितने हैं? 2। काम चल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो सर एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब मैं पीछे नहीं लगा सकता, यहां लगाऊंगा। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दुआ 4। ये इसके मल्टीप्लाई में होता है, गुणा में होता है। 2 दुआ 4, तो 4 हुआ, तो यहां पर इसको इजिली 4 कर सकते हैं। कैसे करें? 2 तो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4। अब ये समीकरण क्या है? संतुलित है। ये संतुलित हो गई। देख लेना अभी का, इस इधर वाले में उधर वाले में मिला के देख लेना, दोनों सेम है। तो इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित भी कर सकते हो। चलिए आगे। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं अभिक्रिया के चरण। अभिक्रिया के चरण कि समीकरण में अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, कैसे समीकरण को लिखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है वो देखेंगे ध्यान से। समीकरण के चरण में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे मान लो कोई भी समीकरण है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने लिखा, एक समीकरण कोई नहीं लिखता हूं, Mg प्लस ऑक्सीजन, और इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, मैग्नीशियम क्या है यहां पर, मान लो सॉलिड है, रिबन है सॉलिड, और यहां पर ऑक्सीजन क्या है? गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक तरीके से मान लो पाउडर के रूप में बनेगा, तो इसको अपन सॉलिड मान सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, तो ध्यान रखें इस चीज के अंदर। अब आपको ये चीज देखनी है कि इसमें क्या क्या समीकरण में लिखा जा सकता है। ठीक है। किस तरीके से समीकरण को लिखा जाए, ये चीजें लिखो तो लिख दो, वरना इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना यार अपने को ध्यान नहीं रहता है। अब कोई बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो नहीं पता चलता है तो नहीं लिखो, कोई बात नहीं है। कोई नहीं कहता कि लिखो, आप बस समीकरण को ध्यान से लिख देना, नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। चलिए, यहां लिखा। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आवाज प्रॉपर आ रही होगी, है ना? चलिए, ये है Mg को अपन बोलेंगे मैग्नीशियम। एक बार रुकिए, थोड़ा सा ऑन कर देता हूं लाइट। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, Mg प्लस O2 लिखा हुआ है। अब आप ये चीज देखिए कि Mg लिखा हुआ है प्लस O2 MgO, समीकरण का चरण क्या क्या चीज है, देखिए ध्यान से। एक और लिख देता हूं, चलिए 2 लिख देता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। चलिए, अब बात करता हूं लिखने का। सबसे पहली बात, पहला जो चरण जो है, स्टेप जो है, वो है अभिकारक जो है वो कौन सी साइड है। देखिए ध्यान से, अभिकारक कौन से होते हैं? इस समीकरण में जो भी आपको इधर वाली साइड दिख रहे हैं, ये सारे अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक है। और इधर वाली साइड जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? उत्पाद है। ये उत्पाद है। ठीक है। अब देखिए, अब कौन सी साइड है ये, तो आप बताओगे सर ये इधर वाला मेरा दायां हाथ है और इधर वाला मेरा बायां है, तो अभिकारक हमेशा कौन सी साइड लिखा जाएगा? बाईं तरफ लिख लेंगे। अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है। इसी प्रकार से उत्पाद की अगर मैं बात करूं, तो उत्पाद कौन सी साइड लिखा जाएगा? इधर वाली साइड है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे? दाईं तरफ। तो पहली चीज किस किस को समझ आ गई? लिख लोगे अपने आप कि अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट ये है कि 2 नंबर, अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो या एक से ज्यादा उत्पाद अगर आए, तो उनके बीच में कौन सा सिंबल लगता है? प्लस का निशान लगता है। तो देखो 2 अभिकारक हैं तो बीच में प्लस लगा, इधर एक ही अभिकारक है तो प्लस प्लस नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब एक अभिकारक है। इसका मतलब 2 से ज्यादा चाहे अभिकारक हो, 2 से ज्यादा, या तो अभिकारक हो, अभिकारक, या क्या हो? उत्पाद। उत्पाद हो तो उनके बीच, उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह लगाते हैं।
प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, देख लो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। दो से ज्यादा अभिकारक हो चाहे दो से ज्यादा उत्पाद हो, उनके बीच में कौन सा निशान लगाते हैं? प्लस का। चलिए 3 नंबर बात। ठीक है, अब बात रहेगी तीर का निशान। ये एरे वाला तीर का निशान ये बताता है अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा बताता है। अभिक्रिया की क्या बताता है? दिशा बताता है। तीर का निशान क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है। याद रखें, इस तीर के अंदर दो सिरे हैं। कौन कौन से? ये पीछे वाला पूछ हिस्सा है और आगे वाला सिरा हेड है। पूछ वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हमेशा, ये वाला सिरा ना, ये पूछ वाला, ये हमेशा अभिकारक की तरफ रहेगा और ये वाला हिस्सा हमेशा उत्पाद की तरफ। तो तीर का निशान अभिक्रिया क्या बताता है? दिशा। चलिए चौथा पॉइंट। अब देखिए, अब एक चीज मैं बता देता हूं। अगर ताप हो, मान लो कुछ एक अभिक्रिया होती है जो टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, यहां ताप लिखना होता है। कुछ एक दाब होती है, दोनों को पदार्थों को दाब दे करके उनको अभिक्रिया करवाई जाती है। कुछ एक को गर्म करके अभिक्रिया करवाते हैं। कुछ एक में ऐसे पदार्थ मिलाते हैं अभिक्रिया में, जिससे अभिक्रिया या तो कम हो जाती है इसकी स्पीड, वेग, या फिर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है पदार्थ मिलाने से। ठीक है, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो याद रखें, अगर अभिक्रिया में ताप दाब हो तो अभिक्रिया में क्या हो? यदि कोई ताप पर संपन्न हो रही हो, गर्म कर रहे हैं पदार्थों को मिलाकर के, ताप दाब व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक। अभिक्रिया में ताप दाब व उत्प्रेरक हो तो वे कहां लिखे जाएंगे? तीर के निशान के ऊपर। वे तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, के ऊपर लिखते हैं। तीर के निशान के कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। ये लो, तो ये तीर जो दिख रहा है इसके ऊपर लिखेंगे। चाहे आप यहां पर ताप लिखो, अगर हो रही है तभी बात कर रहा हूं, इसमें मत लिख देना दाब या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो भी है ये तीर के निशान के ऊपर दिखाएंगे आप लोग, नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर दो से ज्यादा है, तीर के निशान के ऊपर नहीं आ रहे, तभी आप नीचे लिख सकते हो, वरना ऊपर ही लिखोगे। ठीक है, ये चीज आ गई। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये है, देखिए यहां तक क्लियर हो गई। मैं एक बार बता देता हूं, अभिकारक हमेशा बाईं तरफ, उत्पाद हमेशा दाईं तरफ। एक से ज्यादा अभिकारक हो तो बीच में प्लस लगेगा, एक से ज्यादा उत्पाद हो तो भी प्लस लगेगा। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है। इसका पूछ वाला हिस्सा अभिकारक की तरफ होता है, हेड वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा उत्पाद की तरफ होता है। नेक्स्ट बात जो है, अगर अभिक्रिया में कोई ताप दाब उत्प्रेरक हो तो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। सिर्फ नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात अपन करें, पांचवा पॉइंट। अभिक्रिया में, अभिक्रिया में पदार्थों को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था में, उनकी भौतिक अवस्था में लिखते हैं। कौन सी अवस्था में लिखते हैं पदार्थों को? उनकी भौतिक अवस्था में लिखते हैं। अब भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? जैसे मान लो, अगर कोई पदार्थ मान लो ठोस है, मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी, तो उसके लिए लिख देंगे एस उस पदार्थ के नीचे। अगर कोई पदार्थ द्रव है तो उसके लिए लिख देंगे एल, लिक्विड। अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में है तो उसके लिए लिख देंगे इंग्लिश का नाम गैस यानी कि जी। और अगर पदार्थ कोई जलीय विलयन में है, पानी में घुला हुआ यूज कर रहे हैं, पानी में घोल करके यूज कर रहे हैं, उसको जलीय विलयन बोलते हैं, उसके लिख देंगे ए क्यू, एक्वस, ए क्यू लिख देंगे उसके नीचे। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि पदार्थ को किस रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के नीचे लिख देंगे। कैसे? मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक समीकरण लिखी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। भी कोयले को ऑक्सीजन में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहां देखिए कि कार्बन क्या है? कोयला है, यानी कि ठोस के रूप में होता है, सॉलिड होता है। ठोस लिख दिया इसके लिए। ठोस के लिए मैंने अभी बताया आपको, एस लिखते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है तो इसके लिए क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर गैस है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। तो ये सारे क्या चीज है? ये पदार्थ है। ये सारे क्या है? पदार्थ। बाईं तरफ वाले पदार्थ सारे क्या कहलाएंगे? अभी बताया मैंने, अभिकारक। और दाईं तरफ वाले सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उत्पाद। उत्पाद।
तो जितने भी पदार्थ समीकरण में दिख रहे हैं उनको उनकी भौतिक अवस्था में लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स में लिखते हैं। अगर पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S लिखेंगे, पदार्थ द्रव है तो उसके लिए L लिखेंगे, गैस है तो उसके लिए G, और जलीय विलयन के रूप में है तो उसके लिए AQ लिखा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, चरण थे 5 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखेंगे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना आएगा उतना याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें यहां पर, तो ये चीज आपने कर ली होगी, कर ली। चलिए यहां तक आपका कंसेप्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट, आगे गया क्या, अब कहां गया पता नहीं है, जाने दो, हो गया तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद में आप चेक कर लेना कि कौन कौन सी चीजें है जिसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो, आराम से ले लेना घर बैठ करके। ठीक है, क्लियर हो चुकी है बात सभी को। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान में रखें, जैसे मैं आपको बताऊं क्या भी उत्प्रेरक कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है वो बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, एक समीकरण बता देता हूं मैं। आपने प्रकाश संश्लेषण की समीकरण देखी होगी, प्रकाश संश्लेषण की, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कौन सी विधि के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप उसमें चीज देखना, प्रकाश संश्लेषण में एक रिएक्शन आती है, उसमें देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस 12H2O जल, पानी जड़ों से खींचते हैं पौधे, और इससे बनता है C6H12O6 और प्लस में 6O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये मैंने समीकरण लिखी तो आप ये बोलोगे सर ये आपके लिखने का तरीका क्या है, आपने इसको क्यों लिखा, तो मैं ये बताऊंगा आपको इस समीकरण को मेरा लिखने का तरीका क्या था। मैंने इसलिए लिखा इसको, अरे सॉरी हाँ, इसके आगे एक और चीज लिखनी थी, जल H2O। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा क्यों, अब इसके पीछे लिखने का तरीका क्यों है, ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर उत्प्रेरक हो कुछ भी हो वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, तो यहां सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा ये अभिक्रिया, और क्लोरोफिल ये उत्प्रेरक के रूप में है एक तरीके से, तो इनको तीर के निशान के क्या लिखा, ऊपर लिख दिया ये। ठीक है, तो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे, वातावरण से, कहां से लेंगे, वातावरण से। ठीक है, और किसके थ्रू लेंगे, पत्तियों पर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं रंध्र। पत्तियों पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उनको बोलते हैं रंध्र, इनसे लेंगे। बात रह गई जल किससे लेंगे, जल लेंगे पौधे के अंदर जो भी जड़ है, जड़ों के अंदर एक उत्तक है जिसका नाम है जाइलम, कोशिकाओं का बना एक टिश्यू है जिसका नाम है उत्तक, जिसको बोलते हैं जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को खींचता है और पौधे को पत्तियों तक पहुंचाता है। क्लोरोफिल आपको पता है पत्तियों में होता है। ठीक है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है, ये तो पता ही है, सनलाइट। दूसरी बात, ये बना क्या देता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, और ये बन गया ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन, और ये जल है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। मेरा मकसद यहां पर क्या था, मकसद ये था कि आपको बताना कि जो भी उत्प्रेरक वगैरह जो सारे हैं वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाए। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्रहण करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये हरे पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, या भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज एक प्रकार का भोजन है जो आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए क्लियर है, नेक्स्ट चलिए। तो ये बेसिक बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको सारी करवा दी है। अब जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, मैं आपको 2 वीडियो में ये चीजें करवाऊंगा। देखो बेटा, अगर एक वीडियो मैंने बना दिया ना, तो आप एक वीडियो में सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, आप ये सोचोगे कि सर आपने ज्यादा करवा दिया, इतनी हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। बढ़िया पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, तभी मजा है। ठीक है, चलिए करें एक, चलो समीकरण आप मेरे को संतुलित करवा दो, जाते जाते मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक समीकरण लिख देता हूं।
ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप आराम से घर बैठ के देख रहे होंगे। ठीक है ना, याद कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। मैंने तो ये क्लास आज रिकॉर्ड की, आपके पास पता नहीं कितने दिनों के बाद पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, पर आप देखोगे जरूर, है ना। चलिए समीकरण लिख देता हूं। चलो, H2 प्लस ऑक्सीजन, और इससे बनेगा H2। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये संतुलित है या नहीं है। आप देख सकते हो बेटा, ऑब्वियसली। देखो मैं आपको उसी तरीके से देखता हूं, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, आप बताओगे सर 2 है। ठीक है। और यहां ऑक्सीजन कितने परमाणु है, सर 2 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, सर 2 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन यहां 1 है, यहां 2 है, इसका मतलब यहां भी 2 होना चाहिए था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यही बोलता है कि अभिक्रिया में अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उन दोनों में तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। ये जो तत्व है, इनमें जो परमाणु है उनकी संख्या समान रहेगी। तो आप समीकरण को संतुलित करिए। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहां ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है। यहां कितना है, 1 है। आपको मैंने बताया हुआ है, इसके पीछे नहीं लिख सकते आप, इसके आगे लिख सकते हो। ठीक है सर, हमने 2 लिख दिया आगे। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन को गौर से देखिए, ये 2 इधर, ये 2 इधर। मैंने बताया जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये गुणा में होता है। तो 2 को 2 से गुणा किया, 4। अब इधर भी 4 करना पड़ेगा। यहां 2 है, 4 करने के लिए इसके आगे क्या लगा दूंगा, 2। ये लो बेटा समीकरण संतुलित। तो किसी भी प्रकार की समीकरण आपके सामने हो तो घबराना नहीं है, आप आराम से इजीली कर सकते हो। जैसे एक और लिख दूं मैं, H2 प्लस Cl2, और इससे बनेगा HCl। अब आप ये कहोगे सर ये संतुलित है क्या, नहीं है बेटा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 ही है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 ही है। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 करने हैं, तो देखो हाइड्रोजन 2 कर दिया, फोकट में ही क्लोरीन भी 2 हो गया। इसका मतलब अब समीकरण को संतुलित करने की जरूरत है नहीं रही, ये अब समीकरण संतुलित है। ठीक है, इजी था, आराम से एंजॉय किया होगा आपने। उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथी जो बच्चे हैं, जो ज्यादा पेमेंट करके कोचिंग नहीं कर पाते हैं, बड़ा कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए। जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, एक परिवार के रूप में हम एक साथ खड़े होकर के अगर नहीं चलेंगे, तो देखो बेटा हम हर मुकाम में पीछे रह जाएंगे। हमारा एग्जाम हम पर भारी पड़ जाएगा। पर हमें एग्जाम को भारी नहीं पड़ने देना है, हमें खुद को सॉलिड बनाना है। जैसे एग्जाम हमसे टकराए तो भी एग्जाम ही हारे, हम नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, लगा है तो अपने साथी बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनसे बोलिए कि सर हमें साइंस पढ़ा रहे हैं, हमने एंजॉय किया इस चीज को, साइंस को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। आप 2 बच्चों को बताओगे, वो भी मोटिवेट होंगे, उनका भी भला होगा, वो भी पढ़ पाएंगे, वो भी अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये जो हमने मुहिम चलाई है कि एकदम शिक्षा हर घर तक, शिक्षा हर घर तक, हर गली तक, हर चौराहे तक, वो हमारा मुकाम हम मिलकर के पूरा करेंगे, तभी पॉसिबल है। वरना एक से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यहां पर पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ने वाले ही नहीं होंगे मेरे सामने, तो कोई मकसद नहीं है। तो हमारा ये जो पहल है ये भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना योगदान देंगे, और अपने जो भी साथी, जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, जो क्लास फेलो हैं, उन सभी को गाइड करेंगे और सभी को बोलेंगे कि साइंस पढ़नी है, रटनी नहीं है। ठीक है, ऐसी उम्मीद के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि।